गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, कल हमने हिमाचल प्रदेश पीजीटी जो लास्ट 2021 के अंदर हमारा क्वेश्चन पेपर आया था उसको हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। एक चीज मैंने देखी है कि जो लास्ट का जो पेपर है, चूंकि उसका अच्छे तरीके से अध्ययन करके ही आप लोगों के साथ में प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एंशियंट वाला पार्ट कुछ ज्यादा आ रहा है। और इस वाले सिलेबस में जो अपडेटेड सिलेबस है इस बार हिमाचल पीजीटी का, उसमें भी अगर ओवरऑल एक ओवरऑल देखा जाए तो एंशियंट हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो बाकी के दोनों पार्ट से ज्यादा आ रहा है, मिडाइवल और मॉडर्न वाले पार्ट से। और मिडाइवल वाला पार्ट इसमें भी बहुत ही कम दिया गया है। बाकी जितना है उसको अच्छे से सोल्व आउट करेंगे, समझेंगे। आप देखिए एक बार कि ये वाला जो पेपर है 2021 वाला, तो ये तो मतलब बढ़िया शानदार सा आसान सा पेपर ये हमारा रहा है। ठीक है, उम्मीद ये है कि इस बार भी देखो, पेपर अगर हार्ड जाता है तो वही है कि बात मेरिट कम रहती है, अगर पेपर आसान आता है तो मेरिट अच्छी खासी जाती है। तो आप एक बार अपनी अच्छे तरीके से स्ट्रांगली तैयारी कर लीजिए, फिर पेपर आसान आए या कठिन आए इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को कि दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया। किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया। आसान क्वेश्चन है, वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री से जुड़े हुए, चाहे वो कहीं पीजीटी दे रहे हैं या नेट दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ाना तो वही है, तरीका तो वही है। तो उत्तराधिकारी नामित किया इल्तुतमिश ने। आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक जो संस्थापक है वो आपका कौन हुए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपके इल्तुतमिश हुए हैं, जिसने राजधानी को दिल्ली बनाया। और जिसने, मैं कहूं तो आपको, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक जो है शासन किया, लेकिन कभी दिल्ली से शासन नहीं किया। और एक सुदृढ़ राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बना पाए, क्योंकि उनको डर था। डर किसका था? उनको डर था एल्दोज का और कुबाचा का। लेकिन इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो इसने धीरे धीरे से क्रम वाइज सभी को समाप्त किया। एक उत्तरायण की लड़ाई में, फिर दोबारा मंगोल आक्रमण से अपने आप को बचाया 1221 में, 1227 में उसको दूसरे को कुबाचा को रास्ते से हटा दिया। तो धीरे धीरे इसने सभी जो अपने शत्रु थे उनको रास्ते से हटाते गए। लेकिन दुर्भाग्य से ये हुआ कि कोई भी बेटा इनका योग्य नहीं निकला। एक बेटा योग्य था, वो बेटा इन्हीं के जीवन काल में उसकी मृत्यु हो गई, जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। जिनका नाम था क्या? नसरुद्दीन महमूद। उनकी मृत्यु इन्हीं के समय में हो गई, है ना। उनका मकबरा इल्तुतमिश ही बनवाते हैं और फिर अपना मकबरा भी तैयार करवाते हैं। इस वजह से आप इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? इस वजह से आप इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी बोलते हैं। ठीक है, तो योग्य बेटा नसरुद्दीन महमूद था, वो मर गया। उसके बाद जो दूसरे बेटे हैं वो योग्य ज्यादा नहीं थे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इल्तुतमिश से पहले कभी भारतीय इतिहास में और इल्तुतमिश के बाद आज तक की मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी पिता ऐसा नहीं है कि जिसने अपने बेटों के होते हुए अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाया हो। वो कार्य इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बगदाद से भी पुस्तकें मंगवाई, वहां से भी, मतलब बेटा और बेटी में वो ज्यादा फर्क नहीं करता था। ठीक है, बेटे आगे कामयाब नहीं, योग्य नहीं थे, तो उसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो आपकी रजिया सुल्तान है। पहली इतिहास में, मुस्लिम शासिका में नहीं मैं बोलूंगा, मैं इतिहास में पहली, मतलब भारत के इतिहास में आप प्राचीन भारत उठा के देख लो। हाँ, संरक्षिका के तौर पे तो भारतीय कई महिलाओं ने शासन किया है, लेकिन अगर कहूं कि जो है एक प्रॉपर जो है यहाँ पे कोई उत्तराधिकारी शासिका बनी हो तो वो आपकी रजिया सुल्तान बनी थी। बलबन तो बहुत बात की बात है, बलबन 1265-66 के अंदर बनता है और ये 1285 तक ये रहता है। हालांकि रजिया सुल्तान के समय में भी था, इल्तुतमिश के समय में था। इल्तुतमिश ने 40 के सदस्य के जो तुर्कान चहलगानी जो ऐड किया था उसमें बलबन को ऐड किया था। धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता गया और अपने आप को महत्वाकांक्षी करता गया। अलग अलग समय में अलग अलग पदों पर ये रहा। तो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने किसको बनाया? इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी जो बनाया वो रजिया सुल्तान को बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए भाई कि कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे। वीरशैव आंदोलन के संस्थापक, तो वीरशैव आंदोलन के संस्थापक थे बसवन और चन्नबासव। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है यहाँ पे ना कि मान लिया जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है, एक सेकंड में, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो मतलब सीधे सीधे आते हैं, कुछ ज्यादा मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब स्थापित? मोहम्मद तुगलक ने
अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब स्थानांतरित की? तो यहाँ ऑप्शन है 27, 42, 50, 51। सबसे पहली बात कि आपको मोहम्मद बिन तुगलक का एक टाइम पीरियड पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? ये 1325 में गद्दी पर बैठा और 1351 तक ये इन्होंने शासन किया, 25 से 51 तक। तो यानी कि ये सारे साल तो इन्हीं के बीच के दिए हैं, यानी कि इनमें से कोई एक आंसर है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन आप एक चीज भी जानते हैं कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो है विद्वान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, प्रयोग कई सारे किए। उनमें एक ये भी प्रयोग है कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन की। एक ये भी है कि दोआब के अंदर, दोआब यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि, दोआब के अंदर कर वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पे की गई। एक ये भी है कि इन्होंने खुरासान अभियान किया। एक ये भी है इन्होंने कि कराची अभियान किया, है ना। खुरासान अभियान, कराची अभियान, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये कई सारे प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी प्रयोग जो है वो सफल नहीं हो पाया, कोई भी प्रयोग सफल नहीं हो पाया। राजधानी परिवर्तन कब की? तो आप कहेंगे राजधानी परिवर्तन की 1327, राजधानी परिवर्तन की 1327 के अंदर। और जो 1327 में राजधानी परिवर्तन की, इसके पीछे इतिहासकारों के अलग अलग मत है। मतलब क्या मत है? किसी ने कहा है कि जो देवगिरी है वो भारत के सेंटर में पड़ती है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य है वो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ करता था, सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ करता था। तो यानी कि कहूं तो मैं ये कि इन्होंने अपनी जो राजधानी है इस करके इन्होंने देवगिरी बनाई, कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि देवगिरी सल्तनत का मतलब दिल्ली भारत में सेंटर में नहीं पड़ता, वो मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र है जो केंद्र में पड़ता है, ठीक है, उज्जैन वगैरह मान लीजिए आप। तो ये तो बात गलत हुई भाई कि राजधानी के केंद्र में है। दूसरा है कि वो जो है दिल्ली के लोगों को दंड देना चाहता था और दिल्ली उसने पूरी खाली कर दी। ऐसा भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में गया हुआ था तो एक बार फिर जो है इधर से एक आक्रमण हुआ मंगोलों का, और उस आक्रमण से सुरक्षा देने वाले जो है वो दिल्ली के ही कुछ अधिकारी गण उस समय में हुआ करते, तो उन्होंने ही बचाया था। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई जो है पूर्णतः दिल्ली को खाली कर दिया गया था, ठीक है। तो लेकिन हमें तो यहाँ पे ये पूछा है कि कब कब जो है इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था। तो राजधानी परिवर्तन कब किया था? 1327 में किया था। 5 प्रयोग मैंने बताए, दोआब के अंदर कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और आपका कराची अभियान, खुरासान अभियान और आपका कराची अभियान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कि भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने आरंभ की? देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा क्या है? वैसे तो पहले तो ये बता दो कि घोड़ों को क्यों दागा जाने लगा, घोड़ों को क्यों दागे जाने लगा। इससे एक पहचान बनी होती थी। मान लिया पहचान क्या बनी होती थी, और मैं यहाँ पे दोनों ही बात बोल देता हूँ। दागने की बात क्या कि दाग, और दूसरी बात आ गई यहाँ पे हुलिया। दाग और हुलिया दोनों ही बात आ गई है ना। यानी कि व्यक्ति का हुलिया बनाया जाता था और घोड़ों को दागा जाता था। इससे क्या है कि कहीं घोड़ों में आपसी बदलाव ना किया जाए। मान लिया भाई घोड़ों की जरूरत होती थी सेना के अंदर, और ऐसा नहीं है कि भाई घोड़ा जो पेमेंट मिल रहा है इस घोड़े का मिल रहा है, ये अच्छा घोड़ा है, लेकिन आप किसी दूसरे घोड़े को ले आए वहां पे, है ना। ऐसा नहीं, इस वक्त करके जो है घोड़े को दाग दिया जाता था, उस पर एक चिन्ह बना दिया जाता। इसी प्रकार मानव को भी तो दाग और हुलिया। तो दाग और हुलिया की जो शुरुआत है मध्यकाल के अंदर, ये किसने की? तो दाग और हुलिया की जो शुरुआत है मध्यकाल के अंदर वो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दाग और हुलिया जो प्रथा है इसको क्या आगे सिकंदर लोदी ने भी आगे बढ़ाया, तो आप कहेंगे हाँ सिकंदर लोदी ने भी आगे बढ़ाया। अगर मैं पूछूं क्या आगे चलकर शेर शाह सूरी और अकबर ने भी दाग और हुलिया प्रथा को जारी रखा, तो आप कहेंगे यस, शेर शाह सूरी और अकबर ने भी दाग और हुलिया प्रथा को जारी रखा, ठीक है। तो बलबन गलत है। बलबन के समय में आप ये बात बोल सकते हैं कि बलबन ने जो सैन्य से संबंधित जो विभाग है, सेना संबंधित जो विभाग है, जिसको आप दीवान ए अर्ज बोलते हैं, जिसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक हमारा होता है, उस पद को क्रिएट किया था किसने? बलबन ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, हाँ मतलब शुरुआत पूछा ना कि प्रारंभ किसने की, तो प्रारंभ तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। हाँ अकबर ने भी इसको आगे जारी रखा, ये बात इनकी सही हो गई, ठीक है। चलिए, कि निम्नलिखित में से किसने ईश्वरीय नाम जप पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के रूप में कीर्तन को लोकप्रिय बनाया? कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। कीर्तन को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे इनमें से? देख लो, चैतन्य, तुलसीदास, नानक, कबीर, है ना। नानक कबीर कौन थे भाई? देखो पहली बात है कि नानक और ये सब कौन से भक्ति संत थे? ये निर्गुण भक्ति संत थे। सगुण भक्त चैतन्य, यहाँ पे जो चैतन्य है, इन्होंने जो है कीर्तन को लोकप्रिय बनाया।
इन्होंने कीर्तन को लोकप्रिय बना। किसने? चैतन्य ने। चैतन्य ने। कहां पे थे चैतन्य? बंगाल के अंदर थे। किसके समकालीन थे? आप कमेंट कीजिए, किसके समकालीन थे? आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा आप कि जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। दक्षिण भारत का इतिहास आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। कि विज्ञानेश्वर की पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है? तो ये तो हमें संबंधित बतानी है कि किससे संबंधित है, लेकिन कई बार आपसे सीधा सीधा ये भी बोल दिया जाएगा कि विज्ञानेश्वर की पुस्तक मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर की पुस्तक जो मिताक्षरा है, मतलब सॉरी, मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? तो आप क्या कहेंगे? मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की पुस्तक है, ठीक है। अब ये किससे संबंधित है? हिंदू धार्मिक प्रथाएं या खगोल विज्ञान, हिंदू विधि शास्त्र, तो ये हिंदू विधि शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? हिंदू विधि शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। किससे? हिंदू विधि शास्त्र से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के पश्चात हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दिया? आप लोग एक बात जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन? तो आप कहेंगे भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने भारत में शासन किया। बाबर के कितने बेटे हुए? तो आप कहेंगे 4। कौन कौन से बेटे? कामरान, हुमायूं, अस्करी, हिंडाल। कामरान, हुमायूं, अस्करी, हिंडाल, 4 बेटे हुए। बाबर ने अपनी गद्दी को, मतलब राज, अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? तो आप कहेंगे हुमायूं को बनाया। लेकिन हुमायूं को एक सलाह भी दी थी कि अपने भाइयों में भी साम्राज्य को बांट देना। तो हुमायूं ने यही बहुत बड़ी गलती की कि कामरान को कुछ क्षेत्र दे दिया, अस्करी को दे दिया, हिंडाल को दे दिया। बैरम खान तो संरक्षक हुए, किसके संरक्षक हुए? अकबर के संरक्षक हुए। हुमायूं के दोस्त थे, तो यानी कि वैसे भाईचारा, मतलब सगा भाई बैरम खान नहीं थे, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई किसको दिया? तो आप कहेंगे अस्करी को, अस्करी को, अस्करी को, ओके। हालांकि वो फिर ज्यादा समय तक जो है गुजरात को अपने अधीन ये नहीं रख पाए, मतलब अब उसको संभाल नहीं पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कृति अकबर ने फारसी में अनुवाद के लिए तय की थी? निम्नलिखित में से कौन सी कृति अकबर ने फारसी में अनुवाद के लिए तय की थी? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ से कि भाई आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनुवाद विभाग की शुरुआत किसने की? आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनुवाद विभाग की शुरुआत किसने की मुगल काल में? तो आप क्या कहेंगे कि अनुवाद विभाग की जो शुरुआत की मुगल काल में वो अकबर ने की। किसने की? वो अकबर ने की। किसने? अकबर ने की। और अकबर ने की, और यहाँ पे अभी सीधा से क्वेश्चन नहीं आता है कि बता दो भाई सिंहासन बत्तीसी, कठोपनिषद, कुरल और मनुस्मृति। तो आप कहेंगे सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी। आप ये भी जानते हैं कि जो भारतीय, मतलब हमारे जो वैदिक जो ग्रंथ है, तो उनमें अब महाभारत और ये रामायण सब मान लो, है ना, इन सभी का अनुवाद फारसी में अनुवाद किया गया। किसने अनुवाद करवाया है फारसी में? तो आप कहेंगे अकबर ने ये अनुवाद करवाया, अकबर ने ये अनुवाद यहाँ पे करवाया भाई, ओके। चलिए कि निम्नलिखित में किसने अकबर के निमंत्रण पर कुछ वर्ष उसकी राज्यसभा में व्यतीत किए थे? अकबर के निमंत्रण पर कुछ वर्ष उसकी राज्यसभा में व्यतीत किए थे। तो हीर विजय सूरी, तुलसीदास, राणा उदय सिंह और अंग्रेज राजदूत टॉमस रॉय। किसने अकबर के निमंत्रण पर कुछ वर्ष उसकी राज्यसभा में व्यतीत की? पहली बात देखो, इनमें से कट करिए धीरे धीरे, है ना। सबसे पहली बात, अंग्रेज राजदूत टॉमस रॉय। टॉमस रॉय भाई, टॉमस रॉय अकबर के समकालीन नहीं था। आपको टाइम एंड स्पेस का पता होना चाहिए। आपको टाइम एंड स्पेस का पता होना चाहिए। कैसा पता होना चाहिए कि जो टॉमस रॉय है वो आपका किसके समय में था? टॉमस रॉय किसके समय में था? तो आप कहेंगे टॉमस रॉय जो था आपका वो जहांगीर के समय में था। उदय सिंह, तो भाई मेवाड़ के साथ तो इनका संघर्ष चल रहा था। ये उदय सिंह कौन थे? ये महाराणा प्रताप सिंह के फादर थे। महाराणा प्रताप सिंह के फादर थे, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनसे तो वैसे ही संघर्ष चल रहा था, क्योंकि इन्होंने जो, मतलब ये मेवाड़ के जो ये शासक हुए, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी मुगलों की। तुलसीदास नहीं, हीर विजय सूरी। देखो अकबर जो है सभी धर्मों का सम्मान करता था। उनमें चाहे जैन धर्म हो, उनमें चाहे आपका हिंदू धर्म हो, उनमें चाहे फारसी धर्म हो, है ना। बौद्ध धर्म का तो जिक्र नहीं आता है, लेकिन ये जो है सभी लोगों से उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रहण किया। जैनियों से भी, हिंदुओं से भी और फारसियों से भी, है ना। तो वैसे इबादत खाना की शुरुआत अकबर कर देता है। ये सब चीजें याद रहती है ना। अकबर के तोई दे इलाई का अर्थ है, अकबर के तोई दे इलाई का अर्थ है, देखो आप सभी लोग जानते हैं अकबर ने एक नया धर्म नहीं बनाया था, यानी कि जो पुराने धर्म है उन्हीं में कुछ बदलाव करके ये कहा था कि इसमें ही हम सुधार कर सकते हैं।
तो तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही क्या है? तौहीद ए इलाही, तो आप कहते हैं तौहीद ए इलाही जो है वो एकेश्वरवाद से संबंधित है। वो किससे संबंधित? एकेश्वरवाद। मतलब सभी धर्मों की कुछ अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो यहाँ पे ली गई थी। सभी धर्मों की कुछ जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो यहाँ पे शामिल की गई थी। ओके, तो दिव्य। और भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई? भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई, बताइए। भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई? तंबाकू और मक्का, गन्ना और नील, चना और जौ, धान और बाजरा। तंबाकू और मक्का, गन्ना और नील, चना और जौ और धान और बाजरा। तंबाकू और मक्का, तंबाकू और मक्का, तंबाकू और अब बात आ जाती है सारी आधुनिक भारत की। मान लो देखो कि मात्र 85 क्वेश्चन हमारे इस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 85 में से 29 एंशियंट हिस्ट्री के हैं, 11 क्वेश्चन मात्र 10 या 11 क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री के जो हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग जो है, जो भी इंटरेस्टेड है अभी हिमाचल पीजीटी का जो एग्ज़ाम दे रहा है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर से, जो आपका पीजीटी का कोर्स चल रहा है। धन्यवाद।